हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फाइनेंशियल एसेट्स, जो क्या है, या तो इक्विटी शेयर्स है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, और या फिर क्या है, अदर फाइनेंशियल एसेट, एफडी, स्टाफ लोन और ये सब किए थे। डेरिवेटिव्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं अब, ठीक है। डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? डेरिवेटिव की तीन खास बात होती है। वो क्या होता है? एसएफएम वाला डेरिवेटिव नहीं है, घबराना मत। अपने यहाँ क्या है, सिंपल से लो या नो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, फ्यूचर सेटलमेंट, और वैल्यू किससे आएगी? किसी अंडरलाइंग वेरिएबल से। एसेट नहीं बोलेंगे, वेरिएबल, क्योंकि जैसे वेदर का है तो वेदर पर भी क्या है, डेरिवेटिव खेल सकते हैं, तो वो कोई एसेट नहीं है, ठीक है। अंडरलाइंग वेरिएबल से वैल्यू आएगी, लो या नो इन्वेस्टमेंट। अब इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर क्या होता है, और मतलब डेरिवेटिव। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर डेट पर कोई भी चीज खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम सीधा अकाउंटिंग पर आते हैं, उसी के अंदर ही फिक्स कर लेंगे कि मैंने फ्यूचर परचेज किया हुआ $1000 खरीदूंगा मैं किस रेट पे? 48 पे। $1000 58 पे, सॉरी, किस रेट पे खरीदूंगा? 58। फ्यूचर का मतलब खरीदने पड़ेंगे, ऑप्शन है, खरीदने ही पड़ेंगे। ऑप्शन में क्या होता है? मेरा ऑप्शन होता है, तो वो कॉल पुट बाद में करेंगे। फ्यूचर मतलब मुझे खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं चाहता क्या हूँ? 58 से रेट क्या हो जाए, ज्यादा, क्योंकि मैं 58 पे खरीदूंगा और मार्केट में 60 हो जाएगा तो मैं 60 पे बेच लूंगा, तो फायदा हो जाएगा। तो अगर 58 का 60 हो गया तो मुझे फायदा हो जाएगा, 58 का 40 हो गया तो क्या हो जाएगा, कम, या 57 हो गया तो कम हो गया, तो मुझे तो 58 पे खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में आगे कितने में बिकेगा? 57 में, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। तो बस ये हमेशा याद रखना, परचेज अगर करना है फ्यूचर डेट पे तो वो चीज प्लस होगी तो हमें फायदा होगा, और कम होगी तो लॉस होगा, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग क्या है? एफ, इसकी अकाउंटिंग क्या है? एफ, अगले दिन इस फ्यूचर की फेयर वैल्यू 2 हो गई। ऐसा क्यों हो गया? मैंने मुस्कान से शर्त लगा रखी है, मैं जिससे भी शर्त लगा रखी है उसको क्या बोला हुआ है, मैं 58 में खरीदूंगा, और वो सेटलमेंट डेट यहाँ पर है। लेकिन अगले दिन ये एक्सचेंज रेट 60 होगी तो मैं खुश हूँ, क्योंकि यही 60 सस्टेन रह गया लास्ट तक, तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, फेवरेबल। ये एग्जैक्टली 2 नहीं होगी, ये एग्जैक्टली क्या नहीं होगी, 2, क्योंकि इस पर और बातों का भी इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने ये लिखा था, अगर एक्सचेंज रेट 60 हो जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, 2। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा एक्सचेंज रेट वगैरह, आपको क्या दिया होगा, फेयर वैल्यू। अब ये 2 है, इसका मतलब क्या है, रेट 58 से ऊपर चल रही है। -2 है, मतलब क्या है, रेट 56 होगी। अगर थियोरेटिकल बात करूं तो रेट क्या है, 56, कि मुझे 58 पे खरीदना पड़ेगा, बाजार में 56 का बचेगा, इसलिए ₹2 नेगेटिव हो गए। फिर ₹14 पॉजिटिव हो गया, फिर सेटल हुआ, उस दिन रेट कितना है, 61। पक्का? उस दिन रेट कितना है, 61। तो आपको ये सब नहीं दिया होगा, आपको बस फेयर वैल्यू पर लाना है। तो ₹2 की फेयर वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करोगे, असेट टू पी एंडल, क्या लिख दोगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू पी एंडल। अब ₹2 की एसेट को 2 की लाइबिलिटी बनाना है, तो पहले तो एसेट खत्म कर दी और 2 की लाइबिलिटी बना दी, लॉस कितने का हो गया, 4। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग करते हैं छोटी क्लास में, पार्टनरशिप में, सेम वो है। एसेट बढ़ गई, एसेट टू पी एंडल, एसेट खत्म हो गई प्लस लाइबिलिटी बन गई, तो क्या होगा ये, अब ₹2 की लाइबिलिटी थी, ₹14 की क्या बन गई, एसेट। तो ₹2 की लाइबिलिटी कैंसिल करी, 14 की एसेट बनाई, तो कितना हो गया, 16। अब मेरी बैलेंस शीट में एसेट कितने की है, 14 की, ये बैलेंस शीट में रह जाएगा। ₹2 की एसेट थी तो बैलेंस शीट में 2 आ गया। अब 2 की लाइबिलिटी है तो पहले तो ₹2 वाली एसेट कट गई और 2 की क्या बन गई, लाइबिलिटी। अब 14 की एसेट है, लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो अब 14 की एसेट है और कितने पर सेटल हुआ, 61 पे। कितने पर सेटल हुआ, 61। अब मेरे को 58 पर खरीदना है और 61 पर क्या बेचना है, तो मुझे कितने रुपए का सामने से मिल जाएगा, ₹3। नेट सेटलमेंट होता है इनमें, तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, 3। तो असेट बुक में पड़ी है 14 की, और रियलाइज कितना करा पाई, 3, तो क्या होगा, 14 की एसेट से ₹3 ही मिलेंगे। अब तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 11 का। अब आपका इंस्टीट्यूट नेट सेटलमेंट नहीं करता, वो क्या बोलता है कि आपने 58 पे खरीद लिया और 61 पे सेल कर दिया, उसी एंट्री में कैश डेबिट, उसी एंट्री में कैश क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो 58 में खरीदने के लिए कैश कितना लगा आपका, 58। तो यहाँ टू कैश क्या कौन सा करता है, ये वाला प्राइस, और डेबिट में कैश कौन सा करता है, ये वाला प्राइस, ठीक है। 61 नेट कितना हो जाता है, ₹3 मिलने वाली एंट्री, और पी इंडल कितने का, 11 का। कैसे आया, 14 की एसेट से नेट फायदा कितना हुआ, 3, और ये एसेट क्रेडिट कितने से हो गई, 14 से, क्योंकि दिस एसेट इज नो मोर माई एसेट। पक्का? बोलो। हाँ बताओ। ऑन 1 जनवरी सेमको लिमिटेड ने परचेज किया, परचेज करने का मतलब मुझे फायदा कब होगा, जब वो महंगा होगा। जैसे मैं 58 पे परचेज करूँ और 60 हो जाए तो 58 पे परचेज कर लूंगा, 60 में सेल कर दूँ,
कितने रुपए पर परचेज किए, 68 पे। ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी है और इसको FVTPL लगाना है तो पहले साल के एंड में फेयर वैल्यू माइनस में है, फिर पहले साल के नहीं, पहले क्वार्टर के एंड में, क्वार्टरली रिपोर्टिंग का पूछा है इसने, तो लाइबिलिटी बनाऊंगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, P&L टू लाइबिलिटी कितने की, 25,000। ठीक, फिर वो लाइबिलिटी 25 की कितनी होगी, 15, तो लाइबिलिटी कम करनी है तो क्या होगा, लाइबिलिटी टू P&L कितना, 10। फिर क्या हो गया, 12,000। लाइबिलिटी तो 15 की, पहले बुक में कितने की बची हुई है, 15 की, तो लाइबिलिटी 15 की डेबिट, असेट 12 की डेबिट और 27 का प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 66 हो गया रेट, ओहो 68 पे खरीदना है तो खरीदूंगा 68 पे, तो उसको एक्सचेंज को 68 दूंगा, वापस मार्केट में कितने में बेच दूंगा, 66 में, तो 2 रुपए का क्या है, लॉस ही हो गया। तो 2 कैश करूंगा 68, डेबिट में कैश करूंगा 66, डेबिट में गया 66, 20,000 था, क्रेडिट में गया 2 कैश, और एसेट कितने की छोड़ी थी लास्ट, 12 की, वो खत्म कर दी, तो 12,000 की एसेट से नेट कितने मिले मुझे, देने और पड़ गए 40,000। 12,000 की एसेट थी लेकिन उल्टे देने पड़ गए, तो 52,000 का क्या आ गया, लॉस। पक्का बच्चों, अब मेरे पास फ्यूचर सेल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है स्टडी मटेरियल में। सेल में क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब नीचे आने पर फायदा होगा। तो 58 का है, माइनस में 2 चल रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रखा है ऊपर, ये नहीं दिया होगा आपको, तो बस -2 है, तो P&L टू लाइबिलिटी, फिर +2 है तो लाइबिलिटी 2 की काट दी, 2 की एसेट बना दी है। अब +2 को 14 की लाइबिलिटी बनानी है तो एसेट कितने की काट दी है वाली, 2 की, 14 की लाइबिलिटी बना दी, और ये अब 58 से 61 हो गया, 58 से कितना हो गया, 61, मतलब मुझे बेचना है 58, तो मुझे 58 उनको देने पड़ेंगे, और 58 पर मैं उनको बेचूंगा तो कब बेचूंगा डॉलर, जब मैं मार्केट से खरीदूंगा, तो मार्केट से खरीदने में कितने लगे, 61, तो 2 कैश 61, और बेचने से मिलेगा कितना, 58, और पुरानी लाइबिलिटी कितने की गई, 14 की, वो डेबिट कर देंगे, और डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, P&L में। पक्का, ये था फ्यूचर का। तो फ्यूचर में क्या है, एसेट लाइबिलिटी की जो वैल्यू देता रहे वो देता रहेगा, प्लस माइनस कर देता। ये लाइबिलिटी बनानी है तो P&L टू लाइबिलिटी, एसेट बनानी है तो पुरानी लाइबिलिटी डेबिट, ये एसेट डेबिट टू P&L, फिर एसेट से फिर से लाइबिलिटी बनानी है तो टू एसेट टू लाइबिलिटी, डेबिट क्या, P&L। अब 14 की एसेट को क्या करना है, 14 की लाइबिलिटी को तो खत्म करना है, तो वो डेबिट, कैश यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, सेल करना है हमें 58 पर, तो सेल करूंगा तो 58 मिलेंगे, लेकिन 58 की सेल तभी तो कर पाऊंगा जब मैं मार्केट से कितने में उठाऊंगा, आज के रेट से, तो 2 कैश कितना होगा, आज का रेट आएगा कितना, जो फ्यूचर का रेट है, और लाइबिलिटी जो पुरानी थी वो कैंसिल कर देना, पुरानी एसेट या लाइबिलिटी जो भी है वो कैंसिल कर देना, लाइबिलिटी खड़ी है तो डेबिट कर देना, एसेट खड़ी है तो क्रेडिट, डिफरेंस किस में डाल देना, P&L। ऑप्शन, ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मैं खरीदूंगा तो सही लेकिन खरीदने का ऑब्लिगेशन नहीं है, खरीदने का ऑप्शन तो है बट क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन में। बताओ बच्चों, कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है, मैं खरीदूंगा तो सही, मेरी इच्छा है, लेकिन खरीदने का ऑब्लिगेशन नहीं है। कब खरीदूंगा मैं, जब रेट ऊपर होंगे, खरीदने में हमेशा क्या होगा, जब रेट ऊपर होंगे, और पुट ऑप्शन में कब बेचूंगा मैं, जब रेट नीचे होंगे। अब मैंने आपको बोला कि 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, अब कल को रेट 110 हो गए तो मैं आपसे कितने पे खरीद लूंगा, 100 पे, और मार्केट में 110 में सेल कर लूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन मार्केट स्ट्राइक प्राइस तो 100 ही है, लेकिन मार्केट में रेट कितना हो गया, 90, स्ट्राइक मतलब एक्सरसाइज प्राइस, तो मैं तुमसे 100 में खरीदूं और मार्केट में 90 में सेल करूं, ऐसा मैं क्यों करूंगा, तो मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ऑप्शन है इस बार मेरे पास। फ्यूचर में क्या होता है, खरीदना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन है तो फिर क्या है, फेवरेबल होगा तब तो फेयर वैल्यू बन जाएगी, अनफेवरेबल होगा तो फेयर वैल्यू 0 हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। ऑप्शन होल्डर के पास, होल्डर मतलब जिसके पास ऑप्शन है, उसके लिए फेयर वैल्यू या तो क्या होगी, पॉजिटिव या 0, नेगेटिव नहीं होगी। समझ रहे हो, अरे बोलो मेरे फायदा होगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो जब वो नुकसान में जाने लग जाएगा तो फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब 70 रुपए पर खरीदने का ऑप्शन है मेरे पास, मैं कॉल ऑप्शन होल्डर हूं। अब आराम से सोच के बताना, ऊपर होगा रेट तब तो मुझे फायदा होगा, थियोरेटिकल बात करते हैं, 78 82, तो मेरे ऑप्शन की फेयर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, नीचे चला गया तो नेगेटिव हो जाएगी, तो कॉल ऑप्शन होल्डर के लिए या तो फेयर वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं होगी।
अब 5 रुपए शुरू में देने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। तो इसमें शुरू में क्या लगता है, प्रीमियम। तो फाइनेंशियल एसेट टू बैंक कितने रुपए, 5 दिए, उसमें सीधा P&L स्टार्ट होते थे, इसमें क्या होगा, शुरू में टू बैंक। हालांकि आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्या है, सीधा P&L से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें दिखता ही नहीं है कि शुरू में रुपए लगे। लेकिन कॉल ऑप्शन है तो लास्ट में तो आपको फायदा ही होगा, तो फिर तो हर आदमी ले लेगा। तो शुरू में इसके क्या लगते हैं, रुपए। अब 78 और ये सब नहीं दिया होगा, फेयर वैल्यू 5 से कितनी होगी, 8। तो फाइनेंशियल एसेट टू P&L कितने का, 3 रुपए। 8 से कितनी होगी, 12। फाइनेंशियल एसेट टू P&L नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ऑप्शन होल्डर के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। P&L टू फाइनेंशियल एसेट पूरी की पूरी 12 राइट ऑफ कर दी, फिर 3 होगी। तो फाइनेंशियल एसेट टू P&L 3 रुपए। अब आपकी बुक में अल्टीमेटली एसेट कितने पर पड़ी है, 3 पर। पहले 5 की थी, फिर 3 की और बढ़ा दी, फाइनेंशियल एसेट टू P&L 3 रुपए। 8 की होगी, फिर 12 की कर दी, फाइनेंशियल एसेट टू P&L 4 बढ़ा दी। समझ रहे हो क्या ये वाली एंट्रीज। तो एंड में एसेट कितने पर पड़ी है, 3 पर। अब 70 का 71 हो गया, तो आप एक्सरसाइज करोगे, आप कितने में खरीद लोगे, 70 में। और मार्केट में कितने में बेच दोगे, 71। तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे, 1 रुपए। तो कैश में 1 लिख दिया। आपको एग्जाम में क्या करना होगा, आपने खरीदा कितने में, 70 में, और बिका कितने में, 71 में। तो नेट क्या हो गया, खरीदोगे ना आप, क्योंकि आपको 70 रुपये है, और ये कब कब खरीदोगे, जब जब रेट ऊपर होगा। तो 70 पे खरीदा, और 71 में क्या कर दिया, सेल। असेट हर बार कितने से काट देना, कोई भी प्राइस रहे एसेट कितने से कटेगी, 3। ये 4 ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज है, ठीक है। तो चारों केस में असेट तो कितने से कटी है, 3 से, ये फिक्स है। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब रेट कितना हो गया, 76 हो गया। तो क्या होगा, कैश 76 टू कैश कितना, 70। असेट 3 से कट गई, तो 70 और 76 6 बच गए, कितने की असेट से, 3। तो डिफरेंस 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। रेट 68 हो गया, तो आप नहीं खरीदोगे। तो 3 रुपए की एसेट सिंपली क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। खरीदोगे ही नहीं ना। फ्यूचर होता तो क्या होता, खरीदना ही पड़ता। अगर यही फ्यूचर होता तो क्या होता, टू कैश कितने में खरीदता मैं, 70 में, और मेरा फिर आगे मार्केट में बिकता कितना, 68। तो टू कैश 70 में खरीदता, और यहाँ कितना करता, 68। ये कब होता, जब फ्यूचर होता। फ्यूचर है तो 2 रुपए का लॉस लगता ही लगता, कि 70 देता और आता कितना, 68। लेकिन ऑप्शन है तो फिर क्या है, असेट राइट ऑफ होकर रह जाएगी दोनों ही केस में। इन दोनों ही केस में प्राइस क्या है, डाउन। तो अब कुछ कंक्लूजन है, वो याद रखना। होल्डर की बुक में क्या होगा, वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नील होगी, कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव। पुट ऑप्शन का होल्डर है तो होल्डर ही, बस इसको फायदा कब होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा। क्योंकि मार्केट में 70 का मैं मतलब एक्सचेंज से 70 में खरीदूं, सॉरी बेचना है मुझे एक्सचेंज को, कितने में बेचना है, 70 में। तो कब बेचूंगा, जब मार्केट रेट कम हो, मार्केट से 68 में उठाऊंगा, और इसको इन्फोर्स कराऊंगा कि तुम खरीदो, क्योंकि मेरा बेचने का ऑप्शन है 70 में। तो जब कम होगा तो मार्केट से उठा लूंगा और इनको बेच दूंगा। और जब ज्यादा होगा रेट, तो मैं मार्केट से महंगा खरीद के इसको सस्ता क्यों बेचूं। तो पुट ऑप्शन वाला कब फायदे में होता है, जब प्राइस टूट जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, या होल्डर है ना, ये होल्डर है। ऐसा मत समझना कॉल का अपोजिट हो गया पुट, तो उल्टा हो जाएगा, नहीं। होल्डर के केस में क्या है, चाहे कॉल ऑप्शन है चाहे पुट ऑप्शन है, आप अपने फेवर में होगा तो एक्सरसाइज कर लोगे। तो पहले 5 रुपए में खरीदा, तो फाइनेंशियल एसेट टू बैंक। अब 78 हो गया, ये नहीं दिया होगा, वैल्यू क्या होगी, नील। मतलब क्या है, इससे ऊपर चल रहा है प्राइस, इससे नीचे चलेगा तो वैल्यू फेवरेबल आने लग जाएगी। तो इन दोनों केस में क्या है, पहले राइट ऑफ कर दी, अब अगले दिन तो कोई एंट्री करनी नहीं है, नील का नील ही पड़े। 3 रुपए पॉजिटिव आ गया, तो फाइनेंशियल एसेट टू P&L, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, प्राइस नीचे चला गया। अब 3 की एसेट है, ये 4 केस है, ये राइट हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो हर केस में एसेट तो कितने की राइट ऑफ होगी, 3 की। अब बताओ, मैं 71 में मार्केट से खरीद के एक्सचेंज को 70 में बेचूं, बेवकूफ तो हूं नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस 3 रुपए का क्या हो गया, लॉस, दोनों ही केस। इन केसेस में मैं मार्केट से कितने में खरीदूंगा, 68 में, और बेच कितने में दूंगा एक्सचेंज को, 70। तो टू कैश कितना जाएगा, 68, और डेबिट क्या होगा, 70, ठीक। और ये हो जाए ऐसे अगले केस में, पक्का। अब हमें क्या बात करनी है, राइटर की। राइटर का मतलब, अगर मेरे पास कॉल ऑप्शन है, मैं होल्डर हूं, तो किसी से तो लिया है, तो
सामने वाले ने क्या किया, राइट किया। सामने वाले ने क्या किया, राइट किया। एक्सचेंज मान लो जो भी है, मान लो मैंने मुस्कान से कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, तो मैं कौन हूँ, होल्डर। तो मुस्कान कौन है, राइटर। मैंने मुस्कान से 50 रुपये 70 रुपये में गया ऑप्शन, कॉल ऑप्शन लिया है, मतलब 70 रुपये पे खरीदने का कॉल ऑप्शन लिया है, मतलब कि 70 से ऊपर होगा तो मैं एक्सरसाइज करने आ जाऊंगा, 70 से नीचे होगा तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अब एंट्री किसकी सीखनी है, मेरी नहीं, किसकी, मुस्कान की। तो मुस्कान सबसे पहले इसका प्रीमियम लेगी, तो मुस्कान एग्जैक्टली मेरी अपोजिट एंट्री करेगी। मुस्कान के पास कैश आ गया टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि रुपए देने पड़ सकते हैं, ये इनकम नहीं मानेगी अभी, ठीक है। आज इसके 5 रुपए लिए हैं तो इसकी फेयर वैल्यू क्या आ रही होगी, 5। अब अगले दिन रेट ऊपर हो गया, मुझे फायदा लग रहा है, राइटर को क्या लग रहा है, लॉस। उसको लग रहा है कि अब 5 की बजाय कितने देने पड़ जाएंगे, 8। आज ही अगर सेटलमेंट हो जाए तो क्या होगा। मुस्कान क्या सोच रही है कि प्रशांत कितने में लेने आ जाएगा, 70 में। प्रशांत के पास खरीदने का ऑप्शन है, प्रशांत के पास खरीदने का ऑप्शन है, तो प्रशांत कितने में खरीदेगा, 70 में। और वो मार्केट में 78 में बेचेगा, 78 में सेल करेगा। तो प्रशांत 70 में खरीदेगा तो मुस्कान को कितने रुपए लाने पड़ेंगे, वो $1 लाने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे। मुस्कान तो मार्केट से 78 में उठाएगी और प्रशांत को डिलीवर करेगी 70 में। तो कॉल ऑप्शन का राइटर कब घाटे में चला जाएगा, जब कॉल ऑप्शन का होल्डर फायदे में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कॉल ऑप्शन का राइटर कब लॉस में जाएगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा। तो राइटर कब, राइटर के लिए लाइबिलिटी रहेगी, जैसे मान लो रेट कितना हो गया 67, तो मुस्कान क्या सोच रही है कि प्रशांत आएगा ही नहीं, मार्केट में 67 का है, तो प्रशांत मुझसे 70 में खरीदेगा। ऑप्शन तो कॉल प्रशांत का है ना, 70 में खरीद के मार्केट में 67 में क्यों बेचेगा। तो मुस्कान को वो लॉस नहीं लगेगा, लेकिन मुस्कान को फायदा थोड़ी होगा, प्रशांत 3 दे के थोड़ी जाएगा, प्रशांत के पास ऑप्शन है, लॉस तो वो देगा ही नहीं। तो कॉल ऑप्शन के राइटर के लिए हमेशा हमेशा क्या होगा, या तो नेगेटिव और या फिर जीरो। होल्डर के लिए क्या होगा, कॉल हो चाहे पुट हो, होल्डर के लिए हमेशा क्या होगा, बोलो। कॉल ऑप्शन के होल्डर के लिए क्या होगा, कॉल ऑप्शन होल्डर, पुट ऑप्शन होल्डर, इनके लिए हमेशा क्या होगा, या तो असेट या कुछ भी नहीं। और कॉल ऑप्शन के राइटर्स के लिए, राइटर ऑप्शन के राइटर्स के लिए क्या होंगे, या तो लाइबिलिटी या कुछ भी नहीं। ऑप्शन होल्डर की बुक में क्या रहेगा, ऑलवेज असेट, ठीक है। और राइटर की बुक में हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज लाइबिलिटी। वो तुम्हें दिया होगा, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्या हो जाएगा। लेकिन ये लाइबिलिटी होगी मुस्कान की बुक में, पहले कितने की थी, 5 की। उसने 5 रुपए का प्रीमियम लिया, कैश टू लाइबिलिटी बुक कर दी। अब 5 की लाइबिलिटी 8 हो गई तो क्या करेगा, लाइबिलिटी बढ़ा देगी। पी इंटू लाइबिलिटी कितने रुपए, 3। 8 की 12 हो गई तो लाइबिलिटी 4 और बढ़ा दी। 12 से नील होगी तो लाइबिलिटी नील कर दी। फिर वापस 3 की लाइबिलिटी होगी तो क्या हो गया, 3। अब 3 की लाइबिलिटी है, प्राइस हो गया 71। मुस्कान कॉल ऑप्शन की राइटर है, मुस्कान राइटर है, मतलब क्या है, प्रशांत होल्डर है। अब प्रशांत इसको एक्सरसाइज कराएगा, क्यों एक्सरसाइज कराएगा, कॉल ऑप्शन का होल्डर तभी फायदे में जाता है जब ऊपर हो, याद रखना। कॉल ऑप्शन का होल्डर मतलब खरीदने का ऑप्शन, और खरीद ऐसे याद रख लेना, परचेज प्लस पी फॉर परचेज, पी फॉर प्लस सेल, सब्ट्रैक्ट, एस फॉर सेल, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो जिसको परचेज का है ना वो हमेशा तभी फायदे में जाता है जब प्लस हो, जिसको सेल का है वो हमेशा कब जाता है, जब सब्ट्रैक्ट हो, माइनस। तो अब प्रशांत ऑप्शन एक्सरसाइज कराने आएगा और मुस्कान को क्या बोलेगा कि तू मुझे 70 रुपए पर शेयर, डॉलर जो भी है, जिस पर भी अंडरलाइंग वेरिएबल है जो भी, वो दे। तो प्रशांत मुस्कान को 70 देगा, ठीक है, और अपना शेयर ले जाएगा और बाजार में 71 पे सेल करेगा। मुस्कान को क्या करना पड़ेगा, प्रशांत को उस चीज की डिलीवरी देने के लिए 71 पर परचेज करना पड़ेगा मार्केट में, और फिर प्रशांत को कितने में सेल करना पड़ेगा, 70। तो मुस्कान एक 71 में परचेज करेगी मार्केट से, और फिर प्रशांत को कितने में सेल कर देगी, 70 में। तो प्रशांत को कितने में सेल कर दिया, 70 में, और मार्केट से खरीदा कितने में, 71 में, ठीक है। और लाइबिलिटी कितने से कटेगी, जो लास्ट करके छोड़ी आपने, 3। लाइबिलिटी हर बार कितने से जाएगी, 3 से, जो लास्ट करके छोड़ी। अब फिर से बताओ, रेट हो गया 76, तो प्रशांत आएगा, प्रशांत मुस्कान को इन्फोर्स कराएगा कि आप मुझे 70 पे बेचो। अब मुस्कान 70 पे कैसे बेचे, जब उसके पास हो। तो मुस्कान मार्केट से कितने में खरीदेगी, 76 पे। तो मुस्कान ने 76 पे खरीदा और मिला कितना उसको, प्रशांत से 68 हो गए। तो प्रशांत आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा,
प्रशांत क्या बोलेगा कि मुस्कान आप मुझे 70 पे बेचो, मैं मार्केट में 68 पे सेल कर लूंगा, तो प्रशांत को घाटा है, तो प्रशांत आएगा ही नहीं, तो लाइबिलिटी कैंसिल होगी बस। पक्का समझ गए क्या? बोलो। तो अब फाइनल बात कर लो मेरे साथ, ऑप्शन होल्डर की बुक में क्या होता है और राइटर की बुक में क्या होता है। होल्डर की बुक में फाइनेंशियल एसेट चलेगी, टू पी एंडल या जो भी स्टार्टिंग में दिया है तो कैश और ये सब चलता रहेगा, और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 फाइनेंशियल एसेट हो सकते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। और लास्ट एंट्री में क्या होगा, नेट कैश डेबिट होगा। नेट कैश क्या होगा, डेबिट, क्योंकि वो कैश फायदे में होगा तभी लेगा। और राइटर की बुक में क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या चलती रहेगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी फेवरेबल हो गया तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल एसेट कभी भी नहीं आएगी। और सेटलमेंट वाले टाइम इसको कैश देना पड़ सकता है लेकिन आएगा नहीं, तो नेट कैश क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। पक्का। क्वेश्चन करते हैं पुट ऑप्शन का। बच्चों कसम खा लो, ऑप्शन होल्डर की बुक में क्या होगा, असेट असेट असेट, या जीरो हो जाएगी या असेट रहेगी। ऑप्शन राइटर की बुक में क्या रहेगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी। लास्ट में क्या होगा, होल्डर क्या करेगा, उस असेट को तो क्रेडिट कर देगा और कैश का दिमाग लगा के सोचेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेते। और राइटर क्या करेगा, लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देगा, कैश का वो सोचेगा। ठीक, बोलो। और फ्यूचर में क्या होगा, असेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी। सुनो ध्यान से, अब मान लो कि मैं कॉल ऑप्शन का क्या हूं, राइटर हूं, तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, -10 -5 नील -7, कॉल ऑप्शन का राइटर हूं। राइटर होते ही क्या होगा, ये नेगेटिव रहेगा, और मैंने 70 रुपए पर राइट किया था, आज रेट या तो 75 है या 65, तो राइटर हूं तो यहाँ पर क्या एंट्रीज बनेगी, पी एंड एल टू लाइबिलिटी 10 की, या तो मुझे रुपए आ जाए तो क्या होगा, कैश टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नहीं तो क्वेश्चन ना दे तो पी एंड एल टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 10, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू पी एंड एल 5, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू पी एंड एल बचा हुआ 5, फिर पी एंड एल टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 7, तो लाइबिलिटी कितने की होगी, 7 की, एंड में फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो डेबिट कर दो 7 के। अब ये सोचो कि किसका राइटर हूं मैं, मान लो कॉल ऑप्शन का राइटर हूं। कॉल ऑप्शन का अगर मैं राइटर हूं तो सामने वाला एक्सरसाइज करेगा, उसको फायदा चल रहा है, वो मेरे से 70 में खरीद के मार्केट में 75 में बेचेगा, तो मुझे क्या होगा, नुकसान। वो मुझसे 70 में खरीदेगा तो वो मुझे कितना देगा, 70, बट मुझे उसको देने के लिए मार्केट से कितने में खरीदना पड़ेगा, 75, तो डिफरेंस किस में डाल देना, पी एंड एल। सेकेंड केस, वो एनफोर्स ही नहीं कराएगा, क्यों, क्योंकि वो मुझसे 70 में खरीदे और मार्केट में 65 में बेचे, तो फिर क्या होगा, बस ये खत्म कर देना। ठीक, ये पुट ऑप्शन का राइटर होता तो ये तो ऐसे ही चलता। अब वो 75 हो गया तो क्या होता, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू पी एंड एल कितना, 7, और सेकंड केस में फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू पी एंड एल, फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो कितने की कटेगी, 7 की। अब वो मुझसे कितने में खरीदेगा, 70 में, सॉरी वो मुझे कितने में बेचेगा, 70 में, वो एक्सरसाइज करेगा, नीचे जाते ही वो एक्सरसाइज करेगा, तो वो 70 में बेचेगा, तो मुझे उसको कितने देने पड़ेंगे, 70, और फिर मैं मार्केट में कितने में बेचूंगा वही चीज को, 65 में, बाकी किसमें डाल देना, पी एंड एल। इलिस्ट्रेशन 5, सेमको लिमिटेड एंटेड इनटू अ रिटर्न पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन का राइटर हूं, असेट बनेगी नहीं, हमेशा क्या रहेगी, लाइबिलिटी। होल्डर होता तो हमेशा क्या रहते, असेट, नील या असेट होल्डर में, लाइबिलिटी में ये, राइटर में ये। अब बताओ 68 पर राइट किया है, अब वो कब एक्सरसाइज कराएगा, जब रेट नीचे हो जाए, क्योंकि पुट वाले को फायदा कब होता है, जब रेट नीचे हो जाए, और इसके नीचे हुए, तो पहले बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड एल टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 25, ये कह रहा है कि शुरू में कोई पैसा नहीं मिला, हालांकि राइटर को मिलता है लेकिन ये कह रहा है नहीं मिला, तो पी एंड एल टू लाइबिलिटी 25, फिर 25 की लाइबिलिटी 15 करनी है, तो लाइबिलिटी टू पी एंड एल 10, फिर 15 की लाइबिलिटी नील करनी है, तो लाइबिलिटी टू पी एंड एल 15, पी एंड एल टू 25 की लाइबिलिटी बनाई, 25 को कितना करना था, 15, तो 10 की लाइबिलिटी कैंसिल कर दी, फिर 15 की लाइबिलिटी को नील करना है, तो वो भी, तो अब मेरी बुक में ना एसेट बचा ना लाइबिलिटी बची, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी लास्ट में डेबिट करनी होती है, लेकिन बची ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं। अब तो बताओ 66 है तो वो एनफोर्स कराएगा, वो क्या करेगा, मुझे 66 में बेचेगा, क्या चीज, डॉलर, वो मुझे 66 में डॉलर बेचेगा, तो जब वो मुझे बेचेगा तो मुझे उससे खरीदना पड़ेगा कितने में, पुट ऑप्शन है ना, बोलो,
नालायक। वो कितने में बेचेगा? 68 में। एक्सरसाइज प्राइस कितने का है? 68 का। वो तो 68 पे बेचेगा। नालायक। एक्सरसाइज प्राइस कितने का है? 68 का। तो वो कहेगा खरीद भाई 68 पे। फिर मेरे पास डॉलर आ जाएंगे, मैं मार्केट में कितने में बेचूंगा? 66 में। तभी तो मुझे लॉस होगा। प्राइस नीचे जाने पर उसको फायदा है, तो मुझे क्या है? लॉस। तो वो मुझे 68 में क्या करेगा? बेचेगा। तो मेरे 68 लगेंगे, क्योंकि वो सेल करेगा तो मुझे खरीदने पड़ेंगे, और मैं मार्केट में 66 पे बेचूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? लॉस। हाँ बच्चों, ये आईसीआई की यूनिट 4 है, डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एंटिटी एबीसी एंटर्स एबीसी लिमिटेड हुज फंक्शनल करेंसी इज आईएनआर। प्रोडक्ट्स बेचती है फ्रांस में, डिनोमिनेटेड इन यूरो। इंडिया की करेंसी है, फ्रांस में बेच रही है। और एबीसी लिमिटेड enters into a contract with an investment bank to convert euro to INR at a fixed exchange rate। मेरे पास आगे जाकर क्या आएगा? फॉरेन करेंसी आएगी। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? फिक्स एक्सचेंज रेट पे कर रहा हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स एबीसी टू रेमिट यूरो बेस्ड ऑन इट्स सेल्स वॉल्यूम इन फ्रांस इन एक्सचेंज फॉर INR एट अ फिक्स्ड रेट। कितने पर? 80। तो मेरे को उसने बोल दिया कि मैं आपको कितने पर कर दूंगा? 80 पे कन्वर्ट कर दूंगा। मैं फ्रांस में बेचता हूँ, यूरो में पैसे आएगा, और क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बैंक को बोल दिया कि तुम क्या कर देना, रुपीज में कन्वर्ट कर देना। उसने फिक्स बोल दिया कि कितने का है? 80। तो इसमें डेरिवेटिव है या नहीं? यस। क्या डेरिवेटिव है? कल को रेट क्या होगी? 85 होगी, तो मुझे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर 80 मिलेगा। मुझे कितना मिलेगा? 80 ही मिलेगा। जबकि बाजार का कितना है? 85। और रेट क्या होगी? कम होगी, 60 होगी, तो भी मुझे क्या मिलेगा? 80। ठीक है। तो ये कह रहे हैं दो अंडरलाइंग वेरिएबल है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सेल्स। क्योंकि कितना फायदा होगा वो किस पर भी डिपेंड करते हैं? कितनी सेल होगी, तो उन दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ इस पार्टी के साथ, तो कोई मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं जिससे डेरिवेटिव, मतलब जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लो इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर सेटलमेंट है कि आगे की रेट क्या होगी उस पर मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। और तीसरा क्या है? अंडरलाइंग वेरिएबल, मतलब किससे निकल रही है मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, एक्सचेंज रेट्स। तीनों चीजें चेक करनी। एबीसी क्या है? ये तो हो गया। XYZ ने कॉन्ट्रैक्ट किया कितने का? 1 मिलियन शेयर खरीदने का। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 50। और 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस कितने का? 55। तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुमसे कितने में खरीदूंगा? 55 पे। तो अब उस दिन रेट 60 हो गया तो मुझे फायदा हो जाएगा, चाहे शेयर है। उस दिन रेट 60 हो गया तो मैं तुमसे 55 में खरीदूंगा, मार्केट में 60 में सेल कर दूंगा। और उस दिन रेट कितना हो गया? 50 हो गया, तो भी मुझे तुमसे 55 में खरीदना पड़ेगा फॉरवर्ड प्राइस। तो मुझे लॉस हो गया। तो लो या नो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आगे खरीदने अभी कुछ नहीं लगा। और फ्यूचर सेटलमेंट है, और आगे की डेट पर डिपेंड करता है, शेयर के प्राइस से निकलेगा। लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, क्या लिख दिया कि उसको स्टार्टिंग में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 50 मिलियन। तो आज के रेट के हिसाब से तो मुझे क्या देने पड़ रहे हैं? पैसे। तो लो इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। तो क्या हो गया? डज नॉट मीट द नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? लो या नो? पक्का। तो ये डेरिवेटिव नहीं रहा। अब बच्चों हमें किसकी बात करनी है? IRS, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। पे फिक्स रिसीव वेरिएबल। पे फिक्स रिसीव वेरिएबल का मतलब, एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला 100 करोड़ का अंडरलाइंग लोन है, किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया। आप मुझे क्या कर देना? जो मार्केट रेट हो वो दे देना 12%। मैं आपको कितना देता हूँ? 10%। मैं आपको फिक्स इसका इंटरेस्ट पे कर दूंगा। 100 करोड़ का 10% फिक्स इंटरेस्ट पे कर दूंगा। आप मुझे क्या दे देना? जो मार्केट रेट हो, 12 हो जाए तो 12, 8 हो जाए तो 8। तो मैं आपको फिक्स पे करूंगा, और आप मुझे क्या करना? वेरिएबल देना। मैं क्यों चाहता हूँ? मुझे लग रहा है रेट 12 हो गए, तभी तो मैं अपना फिक्स पार्ट कितना है? 10%। फिक्स वाला तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका 10% दे दूंगा, तो 100 करोड़ का 10% दे दूंगा, और आप मुझे वेरिएबल दे देना। तो वेरिएबल मुझे फायदा कब होगा? जब आप मुझे 10 से ज्यादा दोगे। तो मेरे को क्या लग रहा है? रेट ऊपर जाएगी, इंटरेस्ट विल गो अप इन फ्यूचर। जैसे फिक्स रेट 10 है, मार्केट रेट 12 होगी, तो आप मुझे नेट कितना दे देना? 2% हो जाएगा। तो क्या होगा? ये डेरिवेटिव है। क्यों डेरिवेटिव है? ये अभी कोई इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं, हमने तो ये ऐसे डिसाइड किया कि 100 करोड़ 50 लाख कुछ भी हो सकता है। बोलो, ये तो डिसाइड किया, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल। सेकंड,
फ्यूचर सेटलमेंट है, रेट 12 होगी तब मेरा फायदा होगा, रेट 8 होगी तो मुझे लॉस हो जाएगा कि मुझे 10 देना पड़ेगा, आएगा कितना 8। और थर्ड क्या है, अंडरलाइंग वेरिएबल क्या है, इंटरेस्ट रेट। पक्का। रिसीव फिक्स पे वेरिएबल, ये आपकी पोजीशन होगी, आपको कब फायदा होगा, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल वाले को कब फायदा होता है, जब इंटरेस्ट ऊपर जाए। क्यों, क्योंकि उसको फिक्स देना है 10, 12 होगी तो उसको आएगा 12, और 8 होगी तो उसको आएगा कम, देना उसको 10। तो रिसीव फिक्स, अब लेऊंगा 10, दे आपको कितना दूंगा जो उस समय होगा, तो मेरे को कब फायदा होगा, जब रेट नीचे चली जाए। तो पार्टी दैट बिलीव्स, ये कौन सा करेगा, जिसको लगता है कि इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन इन फ्यूचर। ये दोनों तो डेरिवेटिव है ही, कोई खास बात नहीं। अब समझाने के लिए ये करा हुआ मैंने, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल है, रेट 12% होगी और मेरी रेट कितनी थी 10, तो मैं तो 10 दूंगा और मुझे मिलेगा कितना 12। सेटलमेंट यहाँ होगा, तो अभी रेट ज़्यादा होगी तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फाइनेंशियल एसेट टू पी एंड एल। रेट कम होने लग जाए तो कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो एफ वी टी पी एल पर लेना है, क्वेश्चन आपको फेयर वैल्यूज देगा, जैसे पुराने कर रहे थे वैसे ही है। अब इसमें 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं आईसीआई ने, वो क्या है, एंटिटी अपना ऑब्लिगेशन क्या दे रही है, पहले ही दे देती है। एक एंटिटी अपना ऑब्लिगेशन क्या कर देती है पहले, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल 100 करोड़ का है और हमें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर साल तुम मुझे क्या करना, वेरिएबल दे देना, और मैं तुम्हें हर साल कितना दे दूंगा फिक्स। तो मैं तुम्हें 10 10 10 दे दूंगा, ये तो मुझे पता ही है हर बार यही देने, और वेरिएबल बाद में फाइनल होगा। वेरिएबल कब फाइनल होगा, बाद में। 100 करोड़ का क्या है, बोलो। अब हर साल पे फिक्स रिसीव वेरिएबल है, तो मैं तुम्हें 10 दे दूंगा, मैं चाह क्या रहा हूँ, रेट ऊपर चली जाए, 12 होगी तो क्या होगा, 10 देने होंगे और आ कितने जाएंगे 12, तो नेट तो मुझे 2 देना भले, लेकिन मुझे तो पता ही है मुझे इतना देना है। तो मैंने कहा कि मैं इसकी पीवी तुम्हें आज ही दे देता हूँ। अगर मैं इन सारों की पीवी तुम्हें आज दूंगा तो तुम अब मुझे फ्यूचर में कितना दोगे, 12% या नेट 2%, 12%, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड माई 10% वेल इन एडवांस। एक तरीका तो क्या है, अगर रेट 12 हो जाए तो मैं तुम्हें 10 दूंगा, तुम मुझे 12 देना, तो 2% का सेटलमेंट कर लेंगे नेट। 8 हो जाए तो मैं तुम्हें 10 दूंगा, तुम मुझे 8 दोगे, तो मैं तुम्हें 2% दे दूंगा, बट आई हैव पेड माई 10% वेल इन एडवांस एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कितना आ गया 30 करोड़। पक्का। तो अब तो मैं तुमसे क्या लूंगा, पूरा 12% या 8% जो भी होगा वो लूंगा। अब ये डेरिवेटिव रहा या नहीं, तो इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, लो इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है, अभी भी सिर्फ 30 करोड़ पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 करोड़ का इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। तो इन्वेस्टमेंट स्मॉल होना चाहिए या क्या होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, स्मॉल। तो अदरवाइज अगर मैं वेरिएबल रेट वाला बॉन्ड खरीदता तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता तब मुझे 12 मिलता, 12 8 मिलता। तो अभी भी मुझे क्या है, कम इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। सेटलमेंट फ्यूचर में होगा, रेट ज्यादा होगी तो फायदा, नुकसान कम होगी तो। और वैल्यू किससे आ रही है, इंटरेस्ट रेट से। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है दो दिस पार्टी फिक्स, जिसने पे करना था, हैज पेड इट्स ऑब्लिगेशन इन एडवांस, बट इसने कितना दिया होगा, 50 करोड़ की पीवी, लेट से वो 30 करोड़ है, बट उसको इंटरेस्ट किस पर मिलेगा, 100 करोड़ का 10% मिलेगा। तो 100 करोड़ का 10% या 8% जो भी वेरिएबल रेट वाला बॉन्ड खरीदते हैं, तो यू आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है 100 करोड़, लेकिन अब आपका कितना ही हो गया 30 करोड़। तो अगर ये ना लिखा हो तो हमेशा ही डेरिवेटिव है, ऊपर वाले तो हमेशा ही डेरिवेटिव थे। और अगर एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन पहले पे कर देती है तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल हो, और फिक्स वाले ने अपना ऑब्लिगेशन पहले ही पे कर दिया हो, तो भी ये क्या रहेगा, डेरिवेटिव। सेकंड केस, पे फिक्स की बजाय क्या है, पे वेरिएबल, और रिसीव क्या है, फिक्स, और एंटिटी अपना ऑब्लिगेशन पहले से ही दे दे। अब वेरिएबल को मैं पहले कैसे पे करूं, तुम मुझे कितना देने वाले हो 10 करोड़, और मुझे तुम्हें क्या देना है, वेरिएबल, जो मुझे अभी पता ही नहीं लेकिन मैं आज ही दे रहा हूं, तो कैसे दूं पहले तो, और मान लो दे दिया तो क्या ये डेरिवेटिव रह गया है नहीं। तो इंस्टीट्यूट कहता है कि ये बड़े आराम से निकल जाएगा। एनवीटी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं बाजार में, जैसे अभी आप जॉब में हो, अगले साल लग जाओगे, तो क्या होगा, आपके पास इंश्योरेंस कंपनी वाले आएंगे कि 60 ईयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट पर हम कितने रुपए दे देंगे हर महीने, 1 1 लाख रुपए, आप अभी हमें कितना देते रहो, 20 20 हजार। तो यही क्या है, रिसीव फिक्स है।
तो ये तो बड़े आराम से मिल जाएंगे कि अगर इसमें 10 करोड़ है तो इंश्योरेंस कंपनी से पूछ लो मुझे रिटायरमेंट पर हर साल 10 करोड़ चाहिए, तो अभी कितना लोगे, वो उसकी पीवी तुरंत निकाल देगी। भाई अगर मुझे क्या है, रिसीव फिक्स है, रिसीव फिक्स है, तो इसका ऑब्लिगेशन मैं आज ही पे करना चाहूँ तो मुझे ये थोड़ी देखना है कि वेरिएबल पेमेंट्स क्या होगी, उनकी पीवी निकालूं, इन्हीं की पीवी निकाल लूँ। तो एग्जैक्टली इन चीज़ों की पीवी मांग लेती है। आज मेरे को डर है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे क्या है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम लोग ध्यान रखोगे या नहीं, बोलने में मीठे हो तुम। तो मुझे क्या लग रहा है, 1-1 लाख रुपए क्या चाहिए, हर साल के चाहिए बुढ़ापे के बाद, 60 से 80 साल। आज मैं मान लो कितने का हूँ, 35 ईयर्स का। तो इन 1-1 साल को क्या कर लो, आज की रेट पर ले आओ, उतने एक साथ दे दो। तो जब मिलने वाला फिक्स है ना, आज कितना इन्वेस्टमेंट है, कोई झंझट ही नहीं है। ठीक है, ये सोचो ही मत कि आपने जो पे करने थे वेरिएबल उनकी पीवी निकालूं। पक्का पक्का इतने ये 10-10 करोड़ अगर 5 बार आएंगे तो क्या होगा, उसकी पीवी निकाल के बाजार में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, आराम से मिलते हैं। एनवीटी कॉन्ट्रैक्ट लोग लेते हैं ना बुढ़ापे की सिक्योरिटी के लिए कि हर साल इतने आ जाए, अभी बताओ कितने देने। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या निकाल देती है, उनकी पीवी, अपना मार्जिन वार्जिन को ध्यान में रखकर। तो इसमें क्या है, फिर लो इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं रहती, तो इसलिए ये डेरिवेटिव नहीं है। तो अब 4 कॉन्ट्रैक्ट हो गए टोटल मिला के, पे फिक्स, रिसीव वेरिएबल, रिसीव फिक्स, पे वेरिएबल। किसी ने भी अपना ऑब्लिगेशन एडवांस में नहीं दिया तो क्या होगा, हमेशा डेरिवेटिव है। और अगर आप अपना वाला ऑब्लिगेशन पहले दे रहे हो तब क्या होगा, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल, तो तब भी डेरिवेटिव लिखना, लेकिन रिसीव फिक्स पे वेरिएबल है तो डेरिवेटिव मत लिखना। ये क्वेश्चन है बच्चों इंस्टीट्यूट के। एंटिटी एस एंटर्स इनटू 100 करोड़ चाहिए, पे फिक्स रिसीव वेरिएबल, पे फिक्स है, रिसीव क्या है, वेरिएबल। और एंटिटी ने अपना क्या कर दिया, फिक्स वाला ऑब्लिगेशन जो 100 करोड़ था उसका कितना था, 10% था, वो पहले ही पे कर दिया 5 साल का डिस्काउंट करके। ठीक है, और वेरिएबल वाला अब उसको आता रहेगा, वेरिएबल इसके हिसाब से बैठेगा। ठीक है, पहले इधर क्या था, लिबोर था। ठीक है, लंदन इंटर बैंक ऑफरिंग रेट, फिर कहीं इसको मिबोर कर दिया, फिर इसको बेचारे को क्या कर दिया, कोई और कर दिया, करता रहे जो करना है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अभी भी डेरिवेटिव है, जो मैंने आपको बताया वो कि वो ये कहानी है। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, पे वेरिएबल, रिसीव फिक्स। तो रिसीव मेरे को क्या होना है, फिक्स, वो ये है, पे वेरिएबल करना है। तो मैं ये नहीं देखता फिर कि इनकी पीवी कैसे निकालूं, क्यों कि वेरिएबल वाला मुझे क्या बता के क्या आएगा। लेकिन अगर रिसीव मेरे को कोई बोले 10 करोड़ मिलेंगे 5 साल बाद, तो मैं कभी भी किससे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, उसकी पीवी से ज्यादा। इंश्योरेंस कंपनी तुरंत आती है, बताओ रिटायरमेंट के बाद हर साल कितने चाहिए, और आप अभी इतने दे दो, वो अपना प्रॉफिट जोड़ लेती है प्लस उसकी क्या निकाल लेती है, प्रेजेंट। तो इसमें लिखा है ऑल एल्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी चीजें सेम हो जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके किसके बराबर होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें फिक्स्ड एनविटीज हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश जिसमें क्या हो, फिक्स हो। और ये इंश्योरेंस कंपनी बड़े आराम से बता देगी आपको। तो इनिशियल अमाउंट किसके बराबर ही होगा, नॉन डेरिवेटिव जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है उनके बराबर ही होगा। तो फिर इनिशियल अमाउंट स्मॉलर नहीं रहा, तो फिर ये डेरिवेटिव नहीं है, झूठा आसन। हाँ बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट करें, इम्बेडेड डेरिवेटिव। इम्बेडेड का मतलब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉन डेरिवेटिव है, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। मेन कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव का नहीं था, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, डेरिवेटिव। ठीक है, पक्का। इम्बेडेड का मतलब क्या होता है, अटैच टू समथिंग, किसी से झगड़ा हुआ। ठीक है, तो इम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉन डेरिवेटिव। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे, आराम से समझ में आएगा। अकाउंटिंग की बात करते हैं, अगर वो क्लोजली रिलेटेड है तो उसको अलग नहीं करना, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग चला लो। अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो डेरिवेटिव वाले पार्ट पर तो एफवीटीपीएल लगाने, और बाकी पर क्या है, रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग करनी। बस बोला है अभी, आराम से समझना कि इम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होते हैं। अ लीज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडियन कंपनीज, याद रखना इंडियन, असेट कहाँ पर है, इंडिया में। लीज रेंटल कैसे डिपेंड बढ़ेंगे, यूएस इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखो किराए कैसे बढ़ाए जाए, बढ़ने तो चाहिए थोड़े थोड़े, क्यों बढ़ने चाहिए, सब कुछ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो मैं रेंटल इनकम अगर मेरी सेम ही रहेगी तो मेरा लेवल क्या नहीं रहेगा, उतना रहेगा। तो तुम मेरी जगह किराए पर लेकर बैठे हो, मैं कह रहा हूँ इंडिया का इन्फ्लेशन इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना मेरा किराया बढ़ा देना। तो इज इट ओनली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर रेंटल,
ऑफ माई प्रॉपर्टी। मैं तो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहता था, बट अब तुम्हारे लिए किरायों की पेमेंट अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मेरे लिए इनकम ज़्यादा हो जाएगी। कम बढ़ा तो क्या होगा, कम। तो अंदर क्या है, एम्बेडेड डेरिवेटिव। समझ गए? नहीं है? हाँ। ये किराए क्या होंगे, किराए में डेरिवेटिव छुपा हुआ है। आपके किराए आगे कम होंगे या ज़्यादा होंगे किस पर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स पर। अब क्लोजली रिलेटेड है या नहीं, अगर ऐसा जनरली होता है तो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, और ऐसा नहीं होता है तो नहीं है। ऐसे समझ लो कि आपने कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ा है ना, उस टाइप का है। कंपोजिट किसको बोलते हैं, जब नेचुरली ऐसा होता है, और मिक्स क्या होता है, तो ऐसा नेचुरली होता है इंडिया में। ठीक है, लैंडलॉर्ड कहेगा किराया ज़्यादा बढ़ाओ, टेनेंट क्या बोलेगा, कम बढ़ाओ। तो वो हम किसी इंडेक्स से लिंक कर देते हैं कि इन्फ्लेशन के लिए तो लैंडलॉर्ड किराया बढ़ा रहा है, लेकिन इंडियन कंपनीज यूएस इन्फ्लेशन इंडेक्स को क्यों ले रही है, ऐसा क्लोजली नहीं होता है। पक्का? पक्का ना, यूएस के हिसाब से थोड़ी करेंगे, इंडिया के हिसाब से करेंगे। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव तो है ही, नॉट क्लोजली रिलेटेड। पक्का? लीज कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, किराया 30 मिलियन बढ़ेगा। ये हेडिंग बेचारे ने पुरानी छाप दी, हेडिंग देख के मत घबराना। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात ही नहीं है, किराया बढ़ेगा इतना अगर मेरे प्रॉफिट इतने हो गए। मैं आपके आगे गिर ही गया कि अगर प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो दे दूंगा ज़्यादा, ऐसे मत बढ़ाओ। तुमने कहा ठीक है, तो अब आपको किराया ज़्यादा मिलेगा या नहीं, किस पर डिपेंड करता है, मेरे प्रॉफिट पे। वो भी तो एक वेरिएबल है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। लोग किराया कैसे लेते हैं, फिक्स, सामने वाला चाहे घाटे में चला जाए तो भी। पक्का? कैन द एंटिटी ट्रीट एज क्लोजली रिलेटेड, नो, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता है। तो दोनों में क्या आता है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ऊपर वाले में क्यों नहीं है, यूएस वाला ले रखा है, इंडिया वाला लेते तो पक्का होता। पक्का? और इसमें क्यों नहीं है, प्रॉफिट बेस्ड, सेल बेस्ड किराया लिए जाते हैं जनरली। आपकी जैसे रेस्टोरेंट की जो रेंट की ऐसे लिया जाता है, एक मॉल है उसमें एक जगह किसकी होती है, रेस्टोरेंट की। अब आप मॉल में जाओ, कपड़े खरीदो ना खरीदो, मूवी देखो ना देखो, लेकिन आप गए हो तो चाहे बहन भाई गए हो, चाहे कोई भी गया है, क्या करके आएगा, रेस्टोरेंट में तो बैठ के खा के आएगा, परिवार के साथ भी गया। तो मॉल वालों को भी पता है कि रेस्टोरेंट की सेल तो पक्की होगी, तो वो उसके किराए कैसे लेते हैं, सेल पर बेस्ड। तो सेल पर बेस्ड होते हैं तो मैं क्या बोल देता, क्लोज रिलेटेड। लेकिन प्रॉफिट बेस्ड कोई नहीं लेता। पक्का? अब इलिस्ट्रेशन 10, एंटिटी एक्स इश्यूज आर रिडीमेबल फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल किससे इंडेक्स कर दिया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। बताओ, डिवेंचर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट कभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से लिंक होता है? डिवेंचर का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा किससे हो सकता है, महंगाई के इंडेक्स से, इन्फ्लेशन इंडेक्स कि इंटरेस्ट को कवर करना है, डिवेंचर इंटरेस्ट दिलाता है। और ये किससे कर दिया, शेयर प्राइस से। तो अब बताओ, डेरिवेटिव तो हो ही गया, शेयर का प्राइस बढ़ गया तो रिडम्पशन प्राइस हो जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा कम ज्यादा होगा जो भी है। लेकिन क्या, ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। पक्का? नॉट क्लोजली रिलेटेड। लीज रेंटल लिंक टू इन्फ्लेशन हो, क्लोज रिलेटेड मानेंगे। लिंक टू इन्फ्लेशन ऑफ अनदर कंट्री हो तो नहीं मानेंगे। सेल से लिंक्ड हो तो मानेंगे, प्रॉफिट से लिंक्ड हो तो नहीं मानेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट लिंक टू शेयर प्राइस हो तो नहीं मानेंगे, क्लोज रिलेटेड। और लिंक टू इन्फ्लेशन हो तो मान लेंगे। सेल इन फॉरेन करेंसी हमेशा ही होगा। मैंने डॉलर में माल बेचा हुआ है तो अब मेरा दिल तो हमेशा ही धड़कता रहेगा, रेट ऊपर नीचे ना हो जाए। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो गुड सेल का था, रेट ऊपर नीचे हो रही है, तो अंदर क्या छुपा हुआ है, एम्बेडेड डेरिवेटिव, और वो क्लोजली रिलेटेड होता ही होता है। पक्का? हाँ बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक ऐसा एम्बेडेड डेरिवेटिव जिसमें होस्ट और क्या है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है। देखो क्लोजली रिलेटेड है तो बात ही खत्म, तब तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लगता है वो लगा दो। क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब अलग अलग करते कैसे है, उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। पहले ये समझ लो कि एम्बेडेड डेरिवेटिव, अब ये नया, ये बुक का ही क्वेश्चन, मतलब बुक में है इस टाइप का क्वेश्चन। लो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपने। एंटिटी है, इसकी फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीस, और बी उसकी फंक्शनल करेंसी भी क्या है, रुपीस। ठीक, और ये क्या कर रही है, यूएस डॉलर में डिनोमिनेट कर रही है ट्रांजेक्शन। मैंने डॉलर, मैंने बेचा होता गुड्स,
यूएस वाले को ही बेचा होता तो फिर तो उसमें डेरिवेटिव आ ही जाएगा, रेट ऊपर नीचे होगी, फिर वो क्लोजली रिलेटेड होता। अब क्लोज रिलेटेड होगा तो क्या होगा, सीधा इंडेक्स 21 लग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या नहीं करते, करते ही नहीं, एक्सचेंज रेट के हिसाब से चलता रहता, आपको पता तक नहीं लगता उसमें डेरिवेटिव है। लेकिन दोनों रुपीज वाली है तो क्यों यूएस डॉलर कहां से आ गया बीच में, तब ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। सेपरेशन करना है, क्योंकि सेपरेशन करना होगा तभी तो कुछ बनेगा। तो ये क्यों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, ये दोनों इंडियन कंपनी यूएस में क्यों डिनोमिनेट कर रही है, यूएस डॉलर में, इसलिए ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अब मैं इंडिया वाला हूँ और बेचना कब है मुझे, 30 जून को। कॉन्ट्रैक्ट कब किया है, 1 जैन को। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कब किया है, 1 जैन को। और सेल मुझे कब करनी है, 30 जून को। मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूंगा तो तुम मुझे $1,00,000 30 जून को दोगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, डॉलर क्या हो जाए, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। क्यों, क्योंकि मुझे $1,00,000 के रुपए 70 की बजाय 80, 80 की बजाय 90, 90 की बजाय 100 मिलेंगे। तो मैं डॉलर के रेट तो बढ़ाना चाहता हूँ। क्यों बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मुझे ज्यादा डॉलर मिले, क्योंकि आपने तो फिक्स कर दिया $1,00,000 मिलेंगे। तो अब रेट बढ़ाना कौन चाहता है, नॉर्मल डेरिवेटिव में। नॉर्मल डेरिवेटिव में इसमें तो एम्बेडेड है। नॉर्मल डेरिवेटिव है, मैंने $1 कितने रुपए पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 50 का। नॉर्मल डेरिवेटिव, एम्बेडेड भूल जाओ, सीधा सट्टा खेल रहे हैं। डेरिवेटिव मतलब सट्टा होता है और कुछ। तो $1 मैंने 50 पर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आज रेट कितना हो जाए, 55। तो मैं तो एक्सचेंज से या जिससे भी लगाया है उससे 50 में खरीदूंगा और मार्केट में कितने में बेचूंगा, 55। तो नॉर्मल डेरिवेटिव में कौन ऊंचा जाना चाहता है, प्राइस को ले जाना चाहता है, जिसने परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब यही कॉन्ट्रैक्ट मेरा सेल का होता, नॉर्मल डेरिवेटिव होता, तो क्या होता, मैं 50 से कितना प्राइस चाहता, 48। क्यों चाहता, क्योंकि मुझे उसको 50 पर सेल करना है एक्सचेंज को। तो मैं मार्केट से कितने में उठाता, 48 में, और उसको 50 में चिपका देता, तो मुझे $2 बच जाते। तो नॉर्मल डेरिवेटिव में P फॉर परचेज, P फॉर प्लस बताया था, S फॉर सेल, S फॉर सब्ट्रैक्ट। तो नॉर्मल डेरिवेटिव में लोग क्या चाहते हैं, बायर हमेशा क्या चाहता है, प्राइस ऊपर जाए। तो इसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल का। गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल का। लेकिन डेरिवेटिव की पोजीशन कौन सी बन रही है, परचेज की। क्यों परचेज की बन रही है, बोलो। मुझे जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा कैश एक्स्ट्रा मिलेगा। डॉलर तो 1,00,000 मिलेगा, लेकिन कैश क्या हो जाएगा, कैश क्या, रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा, रुपीज, कैश नहीं। कैश तो डॉलर भी आ गया, कैश मतलब नगद, डॉलर, येन, यूरो, रुपीज सब। तो मुझे उतना ज्यादा रुपया ज्यादा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ डॉलर के रेट ऊपर हो जाए। तो इसमें हमेशा अपोजिट पोजीशन होगी। अगर आपका गुड सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें आप हमेशा क्या चाहोगे, ऊपर आ जाए। ऊपर आ जाए मतलब परचेज का। डेरिवेटिव किस तरह का हो गया, परचेज का। क्योंकि डेरिवेटिव वाले क्या चाहते हैं, परचेज वाले, जो जिसके पास परचेज का डेरिवेटिव होता है वो क्या चाहता है, रेट ऊपर जाए। पक्का। यही मैंने खरीदना होता किसी से और मुझे $1,00,000 देने होते हैं, तो मैं क्या कहता, रेट कम जाए। कि मुझे $1,00,000 देने के लिए रुपए देने पड़ेंगे आरबीआई को। अब $1,00,000 60 का हो जाए, 60 से 70 का हो जाए, तो आरबीआई को रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। तो मैं क्या चाहता, रेट नीचे जाए। तो डेरिवेटिव की पोजीशन मेरी फिर क्या होती है, सेल की। तो अब ये तुम लर्न कर लो, अगर आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मुख्य कॉन्ट्रैक्ट है, वो गुड्स सेल का है, तो डेरिवेटिव की पोजीशन क्या होगी, परचेज की। आप चाहोगे कि वो रेट क्या हो जाए, ऊपर हो जाए। और अगर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट परचेज का है तो आपकी डेरिवेटिव की पोजीशन क्या होगी, सेल की। आप चाहोगे कि रेट क्या हो जाए, नीचे हो जाए। अब इसको सेपरेट कैसे करना है ये देख लें, ठीक है। समझ तो आ गया डेरिवेटिव एम्बेडेड क्यों है इसमें। अब इस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है आपका, रेट दे रखी है आपको 3। स्पॉट रेट शुरू में रेट है 45, ईयर एंड पे रेट है 57, और यहाँ सेटलमेंट होना है, वहाँ एक्सपोर्ट रेट कितनी है, 60। स्पॉट रेट मतलब इन दिन की रेट्स। फॉरवर्ड रेट, यहाँ से यहाँ का फॉरवर्ड कितने का मिल रहा है, 55 का। यहाँ से यहाँ का फॉरवर्ड कितने का मिल रहा है, 60 का। ये रेट दे रखी है, ठीक है। 45, 57, 40 फॉरवर्ड देखो, 3 मंथ फॉरवर्ड 45 का, और स्पॉट रेट कितने की है, 60 की। 6 मंथ फॉरवर्ड 55 का। यहाँ पर 6 महीने का फॉरवर्ड कितने का मिलता है, लिया नहीं है मैंने, ले तो 6 महीने का फॉरवर्ड कितने का मिलता है, 55 का। यहाँ से 3 महीने आगे का फॉर्मेट फॉरवर्ड, और यहाँ ये रेट है, ठीक है। तो जो ये साइन बने हुए हैं इनका कुछ नहीं करना, इन रेट्स का कोई मतलब नहीं है, दे रखिए क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताओ, ये एक तरीका तो क्या है, यहाँ जैसी सेल हो मैं एंट्री क्या डाल दूँ, कैश टू सेल्स, और मुझे कितने रुपए आ जाएंगे, 60 पर डॉलर, या डेटर टू सेल, बात खत्म। ये कब होगा,
जब मैं सेपरेशन ना करूं, डेरिवेटिव को मानूं ही ना, बस जब आएंगे तब आएंगे। अब मुझे सेपरेशन करना है और मुझे यहां तक की अकाउंटिंग कैसे करनी है डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव के लिए क्या चाहिए, यहां पर एक स्ट्राइक प्राइस तो चाहिए। तो इस दिन मैं क्या मानूंगा कि मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट 55 का है। मैं क्या मानूंगा कि मेरे को सेल से तो 55 ही आएंगे, ये 60 मुझे यहाँ थोड़ी पता है, मुझे ये कुछ नहीं पता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं फॉरवर्ड ले लूँ इस दिन का रेट का रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ सोच के सोचूं कि इस दिन क्या रेट होगी, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रेट ही होगी। तो मैं ये मान के करूंगा कि मेरे सेल कितने की है 55, $1 का कितना मिलना है 55। अब मुझे अगर ज़्यादा मिल जाए, जैसे रेट 60 हो गई, तो ₹5 मुझे क्या हुआ है, डेरिवेटिव का एक्सचेंज का फायदा हुआ है, ना कि सेल कॉन्ट्रैक्ट का हुआ। ये रेट ये रेट ये रेट ये रेट तो पता है, सॉरी इस दिन मुझे कौन सी रेट पता है, सिर्फ ये दो। तो मैं ये मानूंगा सबसे पहले इस दिन वो फॉरवर्ड कितने का मिलता है, उतने का सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब उससे ज़्यादा मिलता है तो डेरिवेटिव गेन है, उससे कम मिलता है तो डेरिवेटिव लॉस है। वो कब पता लगेगा, यहाँ जब ये 60 हो गई। तो यहाँ 55 है। अब इस दिन आया मैं, तो क्या लग रहा है 3 महीने बाद तो कितने ही मिलेंगे, 45 ही मिलेंगे। सोचा था सेल के 55 मिलेंगे, लेकिन क्या मिले, परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है ना मेरा। डेरिवेटिव क्या है इसमें, परचेज, गुड्स भले ही सेल है, तो डेरिवेटिव परचेज में रेट नीचे जाने पर क्या होता है, लॉस। तो डेरिवेटिव की अकाउंटिंग ऐसे करोगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या मान लेना 55 है, और ये नीचे जा रहा है तो क्या हो गया, लॉस। अब 45 वाला कितने में सेटल हो गया, 60 में, तो कितने का फायदा मान लेना, 15 का। तो डेरिवेटिव परचेज को कैसे मानोगे कि सेटलमेंट प्राइस कितना है 55, वो कौन सा मानना होगा, ये वाला। अब 55 से रेट नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, परचेज वाले को तो लॉस हो रहा है। और नहीं तो सीधा सोचो कि सेल के 55 मिलने थे यार, अब तो क्या लग रहा है 45 ही मिलेंगे, तो लॉस डाल दिया। अब एक्चुअल में कितने मिलने वाले हैं, अब 60 मिलने वाले हैं, तो ₹15 का क्या डाल दिया, फायदा। अब ये एसेट किस एक्सचेंज से तो लगाई नहीं थी शर्त, ये तो मान के डेरिवेटिव की अकाउंटिंग डाली है, एक्सचेंज से तो शर्त लगाई नहीं थी। तो इस एसेट के देगा कौन, 10 की लाइबिलिटी खत्म करके 5 का, अब इस एसेट के देगा कौन, डेटर। कैसे देगा, हम सेल कितने की मानेंगे, 55 की, लेकिन हमें आएंगे तो कितने, 60। तो ये एसेट किस में सब्स्यूम करा देंगे, डेटर में। पक्का। तो पहले तो देखो, अब इन दो को उड़ा दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कितने रुपए आएंगे ये मेरे को इस दिन नहीं पता होता है, तो मैं तो इस फॉरवर्ड को मानता हूँ कि मेरी सेल 55 की होगी बस। सेल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो आप मानो कि डेटर से आपकी 55 की बात होगी। अब यहाँ पर क्या लग रहा है कि 45 ही आएंगे, तो ₹10 का लॉस डाल दिया। अब आएंगे कितने, 60। तो पहले डेरिवेटिव ही चलाओ, 45 का कितना आता लग रहा है, 60। तो 15 का फायदा डाल दिया, लाइबिलिटी हटा दी और एसेट बना दी। अब सेल हमेशा इस रेट से रिकॉर्ड कर दो। अब डेटर से लेने तो 60 है, लेकिन डेटर बना कितने का, 55। तो ये एसेट किस में डाल दो, डेटर। पक्का। तो स्पॉट रेट सिर्फ कौन सी रेलेवेंट है, सेटलमेंट डेट की, इस दिन की। बाकी हमें किस पे काम चलाना है, फॉरवर्ड पे। ये स्पॉट रेट है, ये क्या है, फॉरवर्ड रेट। तो हम क्या मानेंगे, सेल 55 की, तो डेटर टू एसेट टू पी इंडल 55 से कितना हो गया, 60 हो गया। अब आखिरी दिन 63 हो गया, मैंने अलग अलग केस बनाए हैं। पहले ये मानना है सेल हर बार कितने की डलेगी, 55। अब 55 से 60 आते लग रहे हैं, तो यहाँ पर कितने की एंट्री डल जाएगी, 5 की। इन स्पॉट से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब 60 के 63 हो गए, तो अब कितने का और प्रॉफिट बुक करो, 3 का। तो अब कुल मिला के एसेट कितने की होगी, 5 + 3 8। डेटर कितने का रिकॉर्ड करोगे, हमेशा 55 का, और मिलने कितने हैं 63, तो 8 उसमें डाल दो। पी केस में भी ये मानो कि सेल के तो कितने आने थे 55, हो कितने गए 60, तो अगेन यही एंट्री डल जाएगी, अगेन ये एंट्री डल जाएगी। अब 60 के 57 आते लग रहे हैं, तो 3 का क्या डाल दो, लॉस। अब एसेट कितने की रहेगी, 5 में से 3 गई, तो कितने की रहेगी, 2 की। अब मुझे 55 आएंगे, डेटर तो 57 आएंगे, बट डेटर कितने से रिकॉर्ड होगा हमेशा, ये हमेशा कितने से 55 से होगा, तो कॉमन एंट्री लिख रखी है, तो 2 का डेटर इसमें डाल दी, 2 की एसेट जो बच गई वो इसमें डाल दी। 55 था, 60 आएंगे, तो 5 का फिर से फायदा बुक कर लिया। अब लग रहा है कि अल्लाह ये तो 51 ही आएंगे, तो लॉस बुक कर दिया कितने का, 9 का। तो 5 की तो असेट उड़ा दी और 4 की लाइबिलिटी बना दी। अब 4 की लाइबिलिटी कैसे आएगी, सेल अभी भी कितने की डालूंगा, 55 की। सेल तो सॉरी ये कॉमन रहेगी 55 की,
अब 4 की लाइबिलिटी खत्म कैसे होगी, डेटर खत्म हो जाएगा तो वापस कितने का बन जाएगा 51 का। समझ रहे हो क्या? अब ये रेट इधर 45 हो जाए तो पहले क्या डालना पड़ेगा, लॉस कितने का, 10 का। अकॉर्डिंगली करते रहोगे तो आप अपने मन में क्या समझा लो अपने आप को कि सेल कितने की है इस दिन की, 55 की। अब हमें ज़्यादा आते लग रहे हैं तो पहले यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, फिर 60 के और ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर प्रॉफिट बुक कर लो, या 60 से 57। तो ये डेरिवेटिव की अकाउंटिंग ऐसे ऐसे चलेगी, पहले प्रॉफिट फिर लॉस 3 का और फिर 9 का लॉस। और सेल हमेशा इतने से रिकॉर्ड होगी। अब डेरिवेटिव एसेट को किस में डाल देना, डेटर में। यहाँ पहले लॉस, फिर 45 से 43 हो गया फिर लॉस, यहाँ 45 से 47 हो गया प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट। और बाद में जो भी डेरिवेटिव एसेट बनी रहे वो किस में डाल देना, डेटर में। सेल की एंट्री हमेशा इतने से देगी। इसका उल्टा किसका है, परचेज का। कर लोगे? अब बच्चों ये बुक का क्वेश्चन है, स्पॉट रेट 1 जनवरी की 31 मार्च की, हमारा सेटलमेंट कब है, 30 जून को। तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। स्पॉट रेट सिर्फ कब की चाहिए, सेटलमेंट वाले दिन की। अब पहले दिन ये लग रहा था कि कितने रुपए मिल जाएंगे लास्ट में, 55। तो सेल हम कितने की मानेंगे, 55। 3 महीने गुजरे तो क्या लग रहा है, 45 मिलेंगे। तो पहले 10 रुपए का क्या बुक होगा, लॉस। फिर 45 के कितने मिलते लग रहे हैं, 60। तो प्रॉफिट कितना बुक होगा, 15 का। तो ये लाइबिलिटी हटा दी 10 की, और 5 का क्या बना लिया, एसेट। और ये प्रॉफिट। अब ये एसेट किस में जाके मिल जाएगी, डेटर में। और सेल हमेशा कितने से रिकॉर्डिंग होगी, डे 1 की फॉरवर्ड रेट्स। पक्का? और ये वर्किंग बना देना। और मैं क्यों बता रहा था कि उल्टा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये लिखता है पहले होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल का, इतने रुपए की सेल माननी है 55 पे, और इसके अंदर डेरिवेटिव क्या है, परचेज का। नहीं तो आप सीधा ही समझ ही जाओ भाई, ऐसे तो आप समझ ही रहे हो ना कि 55 मिलने थे और 60 मिल रहे हैं तो फायदा हो रहा है, तो आप समझ ही जाओगे 63। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना थ्योरी में कि रेट बढ़ रही है, बढ़ने वाले को फायदा कब होता है, जब परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो दो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल का है, लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का है, परचेज का। ये लिखना पड़ेगा। पक्का? देखो एक यूनिट तो क्या है, डेरिवेटिव एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव, और एक क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन आपके स्टडी मटेरियल में, और एक क्या है, टीवाई के। तो ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला है, ना कि डेरिवेटिव एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव में। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, डेरिवेटिव एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव वाले यूनिट्स। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। अब ये डेरिवेटिव एंड इम्बेडेड डेरिवेटिव की कौन। अब देखो ऐसे तो आप देखोगे ना, जहाँ बिजनेस है हर जगह डेरिवेटिव भी है, फिर तो हर बिजनेस में डेरिवेटिव है। ऐसे समझो कि मेरा कार बनाने का काम है, दिवाली पे कार सेल होगी तो वो बन कब जानी चाहिए, दुनिया भर में कार सेल होगी, मतलब मैं टाटा मोटर हूँ, हर जगह हर शोरूम में कार सेल होगी, तो बनाऊंगा तो कब, दिवाली से 2-3 महीने पहले, ताकि मैं लॉजिस्टिक के थ्रू पहुंचाऊं हर शोरूम। और यहाँ बनानी है तो इसके लिए टायर भी रुक गया तो क्या होगा, टायर टाइम से नहीं आया तो क्या होगा, फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो टायर वाले से पहले ही बात करके आया क्या। अब टायर वाले को पहले ही बोल दिया कि इतनी तारीख को तुमसे टायर खरीदूंगा, रेट बता। उसने बोला 40। उसने क्या बोला, इस दिन तुम्हें 40 रुपए पे टायर मिल जाएंगे जब जब आपको चाहिए। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा जिसका फ्यूचर सेटलमेंट है 40 रुपए पर। अब मेरे को क्या लगता है, टायर मार्केट में 50 का हो गया, टायर ही कितने का हो गया, 50 का। तो मैं कार ना भी बनाऊं तो भी फायदा हो जाएगा, उससे 40 पे उठा के 50 में बेच दूं। समझ रहे हो? टायर 30 का हो गया तो भी मुझे चीटिंग सी फील होगी कि मुझे 40 पे खरीदना पड़ेगा, दूसरा आदमी 30 पे दे सकता है तो भी, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे तो कोई भी चीज आप अपना बिजनेस करते हो तो कोई भी चीज फ्यूचर डेट पे खरीदने की बात करोगे तो क्या होगा, सब में क्या छुपा होगा, डेरिवेटिव। क्योंकि आपने खरीदने की बात कर ली, वो चीज सस्ती होगी तो क्या होगा, आपको नुकसान, क्योंकि आपको अब वो 40 पे ही खरीदनी पड़ेगी मार्केट में जो 30 की मिल सकती, और वो 50 की होगी तो आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, 50 की चीज आपको 40 में मिल रही है तो आप भले ही 40 पे खरीद के 50 में बेच दो, सेल ही कर दो, टायर कार ना ही बनाओ तो ही फायदा हो जाएगा आपको। तो ऐसे तो फिर हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, डेरिवेटिव है। इसलिए एएस क्या देता है, ऑन यूज एग्जम्पशन। ऑन यूज एग्जम्पशन का मतलब क्या है, खुद के यूज के लिए खरीद रहे हो तो आपको एफबीटीपीएल नहीं लगाना, एग्जेम्प्ट है। इसको क्या बोलते हैं, ऑन यूज एग्जम्पशन। लेकिन वो होना चाहिए खुद के यूज के लिए। तो एक कंपनी ऑयल सीड्स खरीदती है, ठीक है, और आगे ये क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, तेल वेल बनाती होगी सीड्स,
और ट्रेडिंग भी कर देती है, मतलब बेच भी देती है। तो अगर बेचने वाला काम है आपका, तब तो आप फिर क्या हो, ऑन यूज एग्जम्पशन नहीं लोगे। आप तो खरीद देखो, मैंने टायर बनाए, टायर क्यों बेच दिया मैंने, क्योंकि 40 के खरीदने थे मुझे। टायर का बनानी तो कार थी, 40 पे परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था और रेट क्या हो गए 60, तो मैंने उसको हाथों हाथ ट्रेड करके बेच दिया। तो फिर ये तो एक तरह से क्या होगा, ट्रेडिंग हो गई ना आपकी। आपने कार में कहाँ यूज किया, पक्का। तो ट्रेडिंग अगर होगा तो क्या होगा, ऑन यूज एग्जम्पशन नहीं लगेगी, एफवीटीपीएल लगाना ही पड़ेगा। अब इसके ये कॉन्ट्रैक्ट है, इंपोर्ट करता है, क्वांटिटी रेट दे रखी है, नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या है, भाई टायर 40 के थे, कितने के हो गए 50 के। तो टाटा ने जेके को बोला, टाटा तो पक्का टायर उठा ही लेगा, भले ही कार में घाटा भी लग रहा हो, तो भी 40 का खरीद के आगे कितने बेच देगा 50। टाटा ने जेके को क्या बोला, आप मुझे ही दे दो सीधा 8 रुपए। जेके मतलब 10 पूरे मांगेगा तो जेके क्या बोलेगा, टायर ही ले ले, 8 दे दो। तो जेके को 8 टाटा को देने पड़े। आगे टायर किसी और को कितने में सेल कर लेगा, 50। तो उसको क्या हुआ, 2 रुपये का फायदा तब भी हो गया ना, कि टाटा को 8 में जान छुड़ा ली और यहाँ सेल प्राइस कितना बढ़ा लिया। इसको क्या बोलते हैं, नेट सेटलमेंट। यहाँ 10 रुपये का सेल प्राइस बढ़ा लिया, टाटा को बेचता तो 40 मिलते, अब टाटा को नहीं बेचा, पब्लिक को बेचा, तो कितने मिले उसको, 50। 10 एक्स्ट्रा मिल गए और टाटा से 8 में जान छुड़ा ली। इसको क्या बोलते हैं, नेट सेटलमेंट। तो नेट सेटलमेंट दे तो तुम सट्टे करने लगे, टायर कहाँ खरीदे। तो अगर नेट सेटलमेंट ज़्यादा है तो ये डेट आने से पहले भी रेट तो ऊपर नीचे होगी। यहाँ पर खरीदना था 40 का, ये रेट 50 60 70 हो गई है, तो टाटा खुश है तो एफवीटीपीएल लगाए। और जेके टायर ना खुश है तो वो भी एफवीटीपीएल लगाए, उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। या रेट 30 हो जाए तो टाटा ना खुश है तो एफवीटीपीएल लगाए, अगर ऑन यूज एग्जिबिशन में नहीं आ रहा तो। और एफवीटीपीएल लगाने से क्या होता है, इनका पीएनएल बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो ये क्या चाहते हैं, ऑन यूज एग्जिबिशन में आ जाए। हर चीज खरीदना फ्यूचर डेट में क्या है, डेरिवेटिव। अब वो कब आएगा, जब नेट सेटलमेंट करते हो तब, या नहीं करते हो, चीज ही खरीदते हो तो ऑन यूज एग्जिबिशन नहीं। ये कह रहे हैं नेट सेटलमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है तीनों केस में। लेकिन नेट सेटलमेंट के इंस्टेंसेस कितने हैं, यहाँ 30% और यहाँ 1%। तो 1% तो तब भी हो सकता है ना, कि मैंने कार के टायर खरीदने की बात की थी, लेकिन कारें इस बार नहीं सेल हुई उतनी, तो मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, नेट सेटलमेंट बहुत ही ना बराबर है। तो अगर सिग्निफिकेंट नेट सेटलमेंट नहीं है तो ऑन यूज एग्जिबिशन ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो सिग्निफिकेंट है, और व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज नॉट डिफाइंड इन यूएस। लेकिन 30% सिग्निफिकेंट है और 1% सिग्निफिकेंट नहीं। तो बताओ, जब 30% करते हो तो क्या लगाना पड़ेगा, एफवीटीपीएल लगाना पड़ेगा। 30% क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन नेट बेसिस पे कर लेते हो, तो मतलब तुम तो सट्टे ही कर रहे हो, टायर तो खरीदते ही नहीं हो, या ऑयल सीड्स तो खरीदते ही नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, एफवीटीपीएल। कॉन्ट्रैक्ट 2, नेट सेटलमेंट का ऑप्शन भले ही है, लेकिन बहुत ही कम कर रहे हो आप। कितना कर रहे हो, 1%। तो क्या है, हम डिलीवरी लेते हैं, तो हम क्या है, ऑयल सीड्स पर नहीं खेलते, हम तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्ट बना के आगे बेचते हैं। तो देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट फॉल विद इन स्कोप ऑफ दिस। तीसरा क्या है, these contracts are required to be net settled with exchange। ये तो कराई किसके लिए है, नेट सेटलमेंट के लिए ही किया है। तो फिर क्या है, एफवीटीपी पक्का। एंटिटी पीक्यूआर ने, अब ये किसका है, कॉम्प्रिहेंसिव वाला नहीं है, ये कौन सा है, डेरिवेटिव है, एम्बेडेड डेरिवेटिव। एंटिटी पीक्यूआर ने लोन लिया है किससे, CFHDH, HDFC को उल्टा लिखे ना, लाइक इंटरेस्ट रेट क्या है 12% पर एनम। बुलेट रीपेमेंट का मतलब क्या है, प्रिंसिपल बीच बीच में इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहा, कैसे देना, लास्ट में। कितने साल के बाद, पता ही नहीं, अच्छा लिखा हुआ है 6 साल। लोन इंक्लूड्स ऑप्शन टू प्रीपे, लोन में क्या है, प्रीपेमेंट का ऑप्शन है, और पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, 3%। ये अब आपके क्वेश्चन में आरबीआई ने साफ मना कर रखा है, प्रीपेमेंट पेनल्टी कभी भी नहीं ली जाएगी। कोई और ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। विदाउट प्रीपेमेंट ऑप्शन रेट कितनी है, 11%। अब पहले तो हमें इसमें क्या सोचना है, डेरिवेटिव कहाँ से आ गया, एक लोन लिया है बस बात खत्म, डेरिवेटिव कहाँ से आ गया। सुनो, मेरे ऊपर एक होम लोन है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और उसकी रेट कितनी चल रही है, 12%। अभी आरबीआई ने सीआरआर वगैरह की रेट काफी डाउन कर दी, तो मार्केट के दूसरे बैंकों की रेट क्या होगी, कम। वो मुझे कहते हैं आपको 10 पे दे देंगे, और वो खुद बैंक भी दूसरे नए लोगों को कितने पर दे रहे हैं, 10 पर। तो मैं उसको जाकर बोलूँ कि या तो ये 12 को 10 कर दे, और नहीं तो मैं प्री पे कर रहा हूँ, मेरे पास रुपए नहीं हो तो भी कहाँ से कर दूंगा, दूसरे बैंक से 10 पे लेके इसको 12 पे दे दूंगा, तो मैं 2 रुपए का फायदा उठाऊंगा।
अब वो मुझे कहता है एक बात सुनो, 14 हो जाती तो तुम क्या 12 के 14 देते? मैं कहा वो मैं नहीं देता। तो इस तरह से मेरे पास क्या है, एक कॉल ऑप्शन है। कॉल का मतलब मैं मेरा फायदा मतलब ऑप्शन होल्डर हूं मैं मेरा फायदा तो ले लूंगा लेकिन नुकसान नहीं लूंगा। रेट 12% पे चल रहा है मेरा लोन, 14 हो गया तो चलता रहेगा 12 पे, और 8 हो गया तो मैं दूसरे बैंक से 8 पर ले आऊंगा, इसको पे कर दूंगा। तो अगर रेट डाउन होगी तो मैं क्या कर लेता हूँ, फायदा उठा लेता हूँ, और कम होती है तो एक ही बात है, ज्यादा होगी तो मैं क्या लॉस में नहीं जाता। तो मेरे पास एक तरह से मैं ऑप्शन होल्डर हूँ। ऑप्शन होल्डर क्या होता है, गेन तो ले लेता है और लॉस। तो अब बैंक वाले मूर्ख है क्या, सबको पता है बैंकों को कल को रेट नीचे होगी तो वो क्या करते हैं, अगर प्री पेमेंट ऑप्शन चाहिए तो वो रेट थोड़ी क्या रखते हैं ज्यादा। तो 11% की बजाय क्या दिया है 12%। तो बैंक ने इस ऑप्शन का क्या लिया है प्रीमियम। अगर बिना इसके आता तो क्या होता, 11 पे देता, अब मैंने को कितने पे मिल रहा है 12 पे। प्लस क्या वो कह रहा है कि जब भी प्री पे करोगे तो क्या होगा 3% एक्स्ट्रा होगा। तो अब इसमें ये इसने लिखा है कि ऑप्शन टू प्री पे क्या है, इमीडिएट डेरिवेटिव। अब मेरे लिए ये लोन लाइबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सेपरेशन करना है या नहीं, इसके लिए क्या अकाउंटिंग बताता है एएस। पहले बताओ इसने क्या करा, 12 12 12 12 12 देने और लास्ट साल में 112 देने, उसकी क्या निकाल ली पीवी। एक मिनट रुको, वो कितनी आई, इतनी आई 104.22। समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया, बैंक में तो मुझे 100 ही मिलेंगे, एक बार समझाने के लिए मैंने कितना लिख दिया ये। तो लोन में क्या आ गया बाय बैंक, और फिर इसको किस रेट से आगे बढ़ाया, पीवी 11% से निकाली हुई है ना इसके, तो वापस 11% से आगे बढ़ाया, 2 कैश किया 12 और 2 सीडी आ गया 103.68 ये वाला। और ये ऐसे हर साल की क्या निकाल लो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मतलब ये बचा हुआ बैलेंस। पक्का हुआ नहीं है, ये एंट्री हो ही नहीं सकती क्योंकि बैंक में तो आई कितने हैं 100। ये समझाने के लिए मैंने ऐसे इधर बना दिया। इसने इसको कैसे बनाया स्टेटमेंट फॉर्म में, कि मान लो एक बार 12 12 12 और 104.22 से स्टार्ट हो जाते हैं, बैंक में 100 ही आए हैं, 100 से ही स्टार्ट होंगे। लेकिन ऐसे कर लो, फेयर तरीके से ट्रांजेक्शन कर लो कि किसी को 12 12 12 देने और रेट क्या हो 11% हो मार्केट की, तो ऐसे चलता है। अब ये जो अमोर्टाइज कॉस्ट है और प्रीपेमेंट ऑप्शन कितना देना पड़ रहा है भाई, लाइबिलिटी की वैल्यू ये रहेगी फेयर पे, और बैंक कितना मांगेगा अगर पहले चुकाओगे तो 3% पेनल्टी के साथ। इन दोनों में अगर वेरिएशन ज्यादा नहीं है तो क्या है, नॉर्मल चलाओ, क्लोजली रिलेटेड है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और वेरिएशन ज्यादा है तो क्या होगा, बोलो, सेपरेशन करो, ये इसमें लिखा हुआ है। वेरिएशन ज्यादा नहीं है को क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ये क्या होगा, कंपनी की खुद की अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। अगर उसने मान लो इसने एग्जांपल के लिए दिया 2% है और किसी भी साल में 2% से ज्यादा आ गया, चाहे कम चाहे ज्यादा, तो फिर अलग अलग करो। अब इस लोन को देख के 2% है नहीं है, इसमें मैनेजमेंट कर दे 2.5% है, अलग अलग करे ही ना, तो बाकी पे भी क्या रहेगा फिर 2.5 रहेगा। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है जो क्या है मैनेजमेंट पहले बनाएगा और फिर देखेगा। पक्का। तो अब इसने क्या पूछा हुआ है, एनालाइज, बस क्या करो एनालाइज करो। तो आप क्या एनालाइज कर दोगे, पहले तो बताओगे मेरी डेरिवेटिव क्यों है, समझ में आ गए कि मैं पहले अगर रेट कम होगी तो मैं फायदा ले लूंगा, नहीं हुई तो मैं नहीं करूंगा, तो वो मेरी डेरिवेटिव है, वो समझा देना। फिर क्या निकालना पीवी, फिर वो लोन की जैसे अकाउंटिंग करते हैं वैसे क्या निकालना अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और ये अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है तब लिख देना क्लोजली रिलेटेड है और अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है को क्या बोलोगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और वो कौन डिसाइड करेगा मैनेजमेंट, ठीक है। अब पक्का पक्का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, वो आपसे अकाउंटिंग करवा ही लेगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग करनी हो तब कैसे करोगे, अगर क्या सेपरेशन नहीं करना तो आप इधर कैश में कितना लिखो 100, इंटरेस्ट लगा दो 12, चुकाते रहो, बात खत्म, 12 पे चलने दो। पक्का। और अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। सेपरेशन कैसे करोगे, कैश कितना आया
100, ठीक है। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड करो, सही सी वैल्यू पर 104.22। लोन आपको इतना चुकाना पड़ रहा है मार्केट रेट से तो, लेकिन उसने आपको कितना दिया, 100 दिया। तो 4.22 आपने एक्स्ट्रा किस बात के लिए दिया, मतलब आपने कम क्यों लिया, क्योंकि आपने एक डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट खरीदी है। ऑप्शन है आपके पास। अब इसकी एफवीटीपीएल चलती रहेगी और इसकी कैसे चलती रहेगी, सेम यही फिगर पे, फिर तो ये इसी से चलेगा आगे, इनसे बराबर हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट इससे कर रहे हैं। तो 12% पे चल दो, अगर क्या है सेपरेशन नहीं करना तो ऐसे ही चलने दो, कैश टू लोन 100 12 12 12। और सेपरेशन करना है तब क्या करो, लोन को बिल्कुल फेयर पे ले आओ 11% से पीवी निकाल के, कैश में कितना आएगा 100। अब आपको कम पैसे क्यों मिले, क्योंकि आपने प्रीमियम भरना था किसका, ऑप्शन का, तो वो आपने भरा है। अब इसके ऊपर एफवीटीपीएल कैसे लगेगा, अगर आगे की रेट क्या हो जाती है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो आपको फायदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप प्रीपे करके बच जाओगे, सॉरी कम हो जाती है तो आपको फायदा हो जाएगा, गलत बोल दिया, कम हो जाती है 8% होगी 7% होगी तो आपको फायदा हो जाएगा, आप प्रीपे करके बच जाओगे। तो फिर इस एसेट, अभी आपने प्रीपे किया नहीं है, प्रीपे कर दोगे तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन प्रीपे किया नहीं है, लेकिन इस एसेट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी ज्यादा, तो फिर डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू पी एंड एल, और आगे की रेट क्या होने लग जाए, कम की बजाय ज्यादा होने लग जाए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो इस पर एफवीटीपीएल लगा देना, पक्का। तो ये सारा किसका था, डेरिवेटिव एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, थियरी प्रैक्टिकल सब। अब कोई आरटीपी एमटीपी के होंगे तो वो लास्ट में एक क्लास में करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।